देखो बच्चों, इस वीडियो में हम कुछ मिसलिनियस सी बातें पढ़ेंगे। कुछ जैसे एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, हम फोटो परपेंडिकुलर से रिलेटेड कुछ बातें थी उनके बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको पूरा इमेज भेज रखी है इस चीज़ की कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। कुछ इसमें पता होगा आपको, कुछ नहीं मिलेंगी, उन्हें आप अलग से नोट करेंगे अपनी कॉपी में, जो भी बातें आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है ना। जैसे इसमें ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है ये आपको आता होगा। सेकंड मैंने अभी नहीं बताया तो सेकंड में बताऊंगा। फर्स्ट वाले को देख लेते हैं पहले। फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन दिस एंड दिस, मतलब दो लाइन के बीच का एंगल हमें फाइंड करना है। और आप अच्छे से जानते हैं कि दो लाइन के बीच का एंगल होता है वही एंगल जो इनके B1 और B2 वेक्टर के बीच में रहेगा। और दो वेक्टर के बीच के एंगल का फॉर्मूला ये होता है B1 डॉट B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 मैग्नीट्यूड ऑफ B2। मतलब लाइन के B1 और B2 वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वही एंगल हम फाइंड कर लेते हैं, और दो वेक्टर के बीच का एंगल तो आपको फाइंड करना आता ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे, वो मेरा पॉइंट नहीं है यहाँ पर कि आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे, बट ये वाला तरीका है, ये मैंने आपको बता रखा है। मेन इस पर आ जाते हैं। लिखा हुआ है फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। तो इस कंसेप्ट को एक बार समझने का हम प्रयास करेंगे कि लाइन और प्लेन के बीच का अगर हमें एंगल फाइंड करना हो तो एक्चुअल पोजीशन क्या होगी। उसके लिए एक बार इमेज देखिए। जैसे सपोज ये मैंने प्लेन बनाया, ओके, और आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है जो इस प्लेन को कट करते हुए जा रही है। एक्चुअली ऐसे यहाँ पे कट करते हुए ये है, क्या पार निकल गई है। ये एक लाइन है, ये प्लेन है। अब लाइन से हमें लाइन का बी वेक्टर मिलता है। आप ये मान लीजिए कि ये लाइन का बी वेक्टर होगा, और प्लेन की इक्वेशन से हमें प्लेन का नॉर्मल वेक्टर पता चल जाता है। ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर हुआ। इक्वेशन देख के आप नॉर्मल वेक्टर और बी वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। हमें जो एंगल फाइंड करना है लाइन और प्लेन के बीच का, लाइन और प्लेन के बीच का अगर हमें एंगल फाइंड करना है तो आप एक बात को समझिए, ध्यान से समझिएगा। इसमें 3D फिगर में ज्यादा कुछ क्लियर होता नहीं है वीडियो में। देखो, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल ये है थीटा। जैसे प्लेन ऐसे रखा हुआ है, आप अगर ऐसे समझे, प्लेन ऐसे रखा है, लाइन ऐसे गई, ठीक है। इनके बीच का एंगल मैं कैसे समझाऊं आपको, ऐसे देखिए, ये प्लेन है, ये लाइन गई, इनके बीच का एंगल यही तो होगा। ये जो यहाँ पर बना थोड़ा सा जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल एक्चुअली, ठीक है, ये थीटा हमें फाइंड करना है। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि नॉर्मल तो प्लेन के परपेंडिकुलर है। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल जो बी वेक्टर और एन वेक्टर के बीच का एंगल है, वो एंगल भी एक्चुअली 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, एन वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल होगा 90 माइनस थीटा। तो हम यहाँ पर जब एन और बी के बीच का एंगल निकालेंगे तो लिखना पड़ेगा हमें दोनों के बीच का एंगल इक्वल टू एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो जब आप cos 90 माइनस थीटा लिखोगे तो cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा का इक्वल। तो कुल मिलाकर आपको मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू एन डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहाँ पर प्लेन और लाइन के बीच का हमें एक फॉर्मूला प्राप्त हुआ। प्लेन और लाइन के बीच के एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू एन डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। उसमें कोस थीटा था, यहाँ B1 और B2 के बीच का एंगल हमने फाइंड किया था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि नॉर्मल तो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो हम नॉर्मल और बी वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड अगर करें, नॉर्मल वेक्टर और बी वेक्टर के, तो वो एंगल प्लेन और लाइन के बीच का एंगल नहीं होगा, वो एंगल होगा 90 माइनस थीटा। मतलब लाइन और प्लेन के बीच का एंगल अगर हम थीटा लें तो जो नॉर्मल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल होगा वो एक्चुअली 90 माइनस थीटा होगा। और जैसे ही हम यहाँ पर कोस 90 माइनस थीटा यूज करेंगे तो कोस कन्वर्ट हो जाता है साइन में। तो ओवरऑल आपको ये थीटा क्या है, ये थीटा लाइन और प्लेन के बीच का एंगल है, और यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू एन डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो दे रखा है, बी वेक्टर तो ये होगा 2i माइनस 3j प्लस के, और जी नॉर्मल वेक्टर होगा प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर i प्लस 2j माइनस के। नॉर्मल वेक्टर होगा i प्लस 2j माइनस के कैप, ये नॉर्मल वेक्टर होगा। तो आप साइन थीटा का ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे।
साइन थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला आपकी नजरों के सामने लिखा हुआ है, मैं इसे यूज कर देता हूँ। एन डॉट बी, दोनों की डॉट प्रोडक्ट, 2 माइनस 2 प्लस, सॉरी माइनस 1 अपॉन एन का मैग्नीट्यूड, एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 4 5 6 हो जाएगा। और जी मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 6 होगा। तो कुल मिलाकर साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1/6। तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स -1/6। ओके, माइनस साइन आ गया, माइनस में आप रखो, माइनस का मतलब है ये एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट का होगा। ओके ना, क्योंकि सेकंड में ही तो कोस नेगेटिव, सॉरी साइन नेगेटिव होता है, एंगल नेगेटिव आया मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का होगा, या तो मतलब 120 130 इस तरीके के भी तो एंगल होते हैं, तो ये वो वाला है। तो यहाँ माइनस साइन से कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो थीटा कितना आया लाइन और प्लेन के बीच का, ये वाला। मेन बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी आपको लाइन और प्लेन के बीच का एंगल लिखना हो तो आप साइन थीटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जनरली हम कोस थीटा लिखते हैं दो वेक्टर के बीच के एंगल के लिए, लेकिन यहाँ पर आप लिखेंगे साइन थीटा, और जो फॉर्मूला यूज है करेंगे वो नॉर्मल वेक्टर और बी वेक्टर के लिए आप यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो एंगल की कहानी हो गई। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने हल्का फुल्का आपको बताया था, लेकिन इससे रिलेटेड कई सारी बातें हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो एक लॉन्ग क्वेश्चन लेके उसी में सारी चीजें डिस्कस करेंगे। देखिए बोर्ड पर पूरा क्वेश्चन मैंने कंप्लीट लिख दिया, इसमें हमें सारी चीजें फाइंड करनी है। फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी ऑन द लाइन। मैंने आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताया था प्लेन के ऊपर लिखना, लेकिन यहाँ हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर का फाइंड करना है, तो लाइन वाला देखते हैं। इसके अलावा फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करने के बाद इमेज फाइंड करनी है पॉइंट पी की, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी एंड इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ परपेंडिकुलर, ये तीन चीजें और फाइंड करनी है। तो टोटल इस क्वेश्चन में टोटल 4 बातें हो गई जो आपको फाइंड करनी है। लेकिन एग्जाम में फुट ऑफ परपेंडिकुलर के साथ या तो इमेज पूछेगा, या फुट ऑफ परपेंडिकुलर के साथ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछेगा, या फुट ऑफ परपेंडिकुलर के साथ इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। मतलब पूछेगा दो चीज, चार की चार एक में नहीं पूछेगा, फुटो परपेंडिकुलर के साथ ये, इसके साथ ये, या फिर उसके साथ वो। ओके, अकेला फुटो परपेंडिकुलर नहीं पूछता है एग्जाम में, हमेशा साथ में एक चीजें पूछने के लिए दी जाती है, एक पूछता है ये। ठीक है, शुरू करते हैं। खैर लाइन के ऊपर का आपने अभी तक नहीं देखा है, तो सारा ना इमेज का खेल है। अगर आपको ये इमेज क्लियर हो जाती है, ये जो 3D वाली जो इमेज है ये क्लियर हो जाती है, तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर एक लाइन दे रखी है, ये लाइन गिवन है हमें, लाइन के ऊपर यहाँ कहीं पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है 1 3 -2। इस लाइन से हमें दो इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं, लाइन के ऊपर का एक पॉइंट और लाइन का एक बी वेक्टर। बी वेक्टर में लिख देता हूँ कुछ, ये बी वेक्टर कुछ दे रखा है। लाइन का बी वेक्टर आप भी लिख सकते हैं I+5j। और मैं आपको याद दिला दूं कि जब भी हम बी वेक्टर लिखते हैं तो आप आंखें बंद करके सिर्फ नीचे का नहीं लिखेंगे, आपको याद रहना चाहिए कि ऊपर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट भी 1 1 होने चाहिए, तभी आप बी वेक्टर लिखेंगे। इस वजह से बहुत सारे बच्चे गलती करके आ जाते हैं, तो इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना। ये बी वेक्टर हुआ। हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब पी से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया पी क्यू, तो ये क्यू पॉइंट को बोलते हैं इस पी का फुट। ठीक है ना, पी के पैर, पी कहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, तो इसलिए इस क्यू को, इस पॉइंट पी का फुट बोला जाता है। इस क्यू के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। अब आप एक बात देखिए, यहाँ पर लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है और लाइन के ऊपर का एक पॉइंट फाइंड करना है। तो जब लाइन की इक्वेशन गिवन है और लाइन के ऊपर का पॉइंट आपको फाइंड करना हो, तो लाइन की इक्वेशन को लैम्डा के इक्वल मान के पॉइंट क्यू को हम लेट करेंगे पहले। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है। जनरल पॉइंट मैंने एक बार बताया था कि जब भी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लेट करना हो तो पूरे लाइन की इक्वेशन को आप लैम्डा के इक्वल मानकर, यहाँ भी सेम वही कहानी चलने वाली है। हमें ये क्यू पॉइंट चाहिए अभी, तो इस क्यू पॉइंट को पहले लेट कर लेते हैं लाइन की इक्वेशन को लैम्डा के इक्वल मान के। यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी λ+3, एक्स की वैल्यू λ+3, y की वैल्यू आएगी 5λ-1, 5λ-1, और z की वैल्यू आएगी आपकी 3λ+1।
ये वैल्यू आएंगी पॉइंट क्यू। ठीक है, पॉइंट क्यू हमने ये लेट कर लिया। अब हमें किसी भी तरीके से कुछ भी जोड़ तोड़ करके ये लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी होती है। लैम्डा की वैल्यू आते ही आप पॉइंट क्यू फाइंड कर पाएंगे। तो आप यहाँ बिल्कुल इमेज से क्लियर होगा कि ये जो बी वेक्टर है वो इस पी क्यू के परपेंडिकुलर है। तो पहले आप पी क्यू वेक्टर लिख लो। बी वेक्टर हमारे सामने है ही। जब पी क्यू और बी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट को जीरो रख देंगे हम। तो पी क्यू, क्यू में से पी घटाएंगे, ये बचेगा लैम्डा प्लस 2 i कैप, 5 लैम्डा माइनस 4 j कैप। सही है ना? आप इसमें से उसे घटा घटा के लिखते रहेंगे, और जी प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 k कैप। ये हो जाएगा पी क्यू वेक्टर। क्यू में से पी घटाने के बाद ये बचेगा। ओके, पी क्यू वेक्टर हो गया। बी वेक्टर आपके सामने लिखा ही हुआ है, तो अब हम लिखेंगे कि सिंस पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर देयरफॉर इनकी डॉट प्रोडक्ट पी क्यू डॉट बी इक्वल टू 0। इसकी और उसकी डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो लैम्डा प्लस 2, 5 लैम्डा माइनस 4 की इसमें कराएंगे प्लस 25 लैम्डा माइनस 20, और जी 3 की इसमें कराएंगे प्लस 9 लैम्डा प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से आप लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो यहां से कैलकुलेशन करके लैम्डा की वैल्यू आ गई -9/35। वो लैम्डा की वैल्यू इसमें रखेंगे तो देयरफॉर पॉइंट क्यू इक्वल टू, यहाँ लैम्डा की जगह -9/35 रखोगे, -9/35 प्लस 3। 5 लैम्डा -1 करना है तो 5 इंटू -9/35 -1 ये होगा, और 3 लैम्डा प्लस 1 यानी 3 इंटू -9/35 प्लस 1। और इस कैलकुलेशन से क्यू पॉइंट आपके सामने आ जाएगा। क्यू पॉइंट, तो पॉइंट क्यू मिल गया आपको 96/35 -80/35 और 8/35। पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए। यहां तक की बात क्लियर हो गई। फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा था आपसे, क्यू को ही फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोला गया, तो ये क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट इतने आ गए, यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये आ गया। तो आधा क्वेश्चन हो गया। अब वन बाय वन इन बातों को डिस्कस करते हैं कि इमेज क्या होगी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा। तो उसके लिए मैं ये बोर्ड एक बार थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। आप नोट करना चाहें से यहाँ तक नोट कर लें। पॉइंट क्यू को सिर्फ यहाँ नोट करके छोड़ देते हैं, बाकी ये पूरा प्रोसीजर पॉइंट क्यू फाइंड करने के लिए था। मैं रिवाइज करवाऊं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन वाला कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले लाइन की इक्वेशन को लैम्डा के इक्वल मान के लाइन के ऊपर का एक जनरल पॉइंट लेट कर लिया जाता है क्यू। अब हमें पता है कि पी क्यू और बी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो पी क्यू वेक्टर लिखोगे और बी वेक्टर लिखोगे, दोनों की डॉट प्रोडक्ट को 0 रखने से लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा की वही वैल्यू आप क्यू में रख देंगे, तो जो क्यू के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वही फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहलाते हैं। अब ये देखिए, हमें इस पॉइंट पी यहाँ पर है, इसकी इमेज फाइंड करनी है। इमेज का मतलब क्या होता है कि आप ये मान के चलिए कि ये मिरर है, ये लाइन एक मिरर है। ओके, तो मिरर के जितने ऊपर पॉइंट पी होगा उतने नीचे ही इसकी इमेज बनेगी। मतलब ये ऐसे इसके नीचे जितने ऊपर पॉइंट पी है, यहां पर आप मान लीजिए पी डैश इस पॉइंट पी की इमेज है, तो हमें इस इमेज के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। अब अगर ये प्लेन मिरर है, लाइन है ना, लाइन है, लाइन आप प्लेन मिरर मान सकते हो। तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी होती है कि जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूर इमेज बनती है। यानी इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो Q है वो पी डैश का मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ ये कंसेप्ट काम करेगा पी डैश के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए। आप पहले मान लो कि पी डैश के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हैं, और आप लिखोगे कि सिंस Q इज मिड पॉइंट ऑफ पी डैश, जो Q है वो पी डैश का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट वाला फंडा आप यूज करेंगे कि क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट इक्वल टू होगा पी डैश के मिड पॉइंट के, पी डैश का मिड पॉइंट लिखेंगे x+1/2, x+1/2 कोमा y+3/2 कोमा z -2/2।
तो ये दोनों को आपस में इक्वल रखोगे, कंपैरिजन कराओगे, अब यहाँ से एक्स वाई और जेड की वैल्यू आपको मिलेगी। कंपैरिजन मतलब एक्स वाला एक्स के बराबर, एक्स प्लस 1/2 इक्वल टू 96/35। यहां से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू पता चलेगी। ठीक है, ये वाली y वाले की कंपैरिजन कराएंगे, y प्लस 3/2 इक्वल टू -80/35। ओके, यहां से आपको y की वैल्यू पता चल जाएगी, और z -2/2 इक्वल टू 8/35। यहां से z की वैल्यू, जब x y z तीनों वैल्यू आपके पास आ जाएंगी, तो आप तीनों वैल्यू आ गई एक्स वाई जेड, इन तीनों वैल्यू से जो पॉइंट बनेगा वो इसकी इमेज कहलाएगा। तो आपको ये एक्स वाई और जेड की वैल्यू मिली, देयरफॉर इमेज ऑफ पॉइंट पी। तो पॉइंट पी की आपको इमेज पता चल गई, कितनी होगी 157/35 कोमा -265/35 कोमा 86/35। तो ये पॉइंट पी की इमेज हो जाएगी। एक पार्ट पूरा हो गया। अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करते हैं, तो उसके लिए मुझे कोई अलग से एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत तो है नहीं। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ये हुआ पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस, तो पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। यानी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, लिख दूं मैं यहां पर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बराबर होगा लेंथ ऑफ पी क्यू, और पी क्यू वाले में आप पी और क्यू के बीच का अंडर रूट वाला जो फॉर्मूला है x1 माइनस x2, 1 माइनस 96/35 होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 80/35। कैलकुलेशन कर लेना अपने आप इसकी, और जी -2 माइनस 8/35, और ये कराने से, इस कैलकुलेशन से आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगी। ओके, अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ परपेंडिकुलर। मतलब ये जो परपेंडिकुलर वाली जो लाइन है, ये पी क्यू, ये जो पी क्यू लाइन है, इस लाइन की आपको इक्वेशन लिखनी है। अब लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, एक पॉइंट और एक बी वेक्टर। आप वैसे भी यहाँ पर देख सकते हो पी और क्यू दोनों पॉइंट आपको पता है ना, तो दो पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन तो आप लिख ही सकते हैं। लाइन की इक्वेशन का वीडियो मैंने अलग से बनाया था। दो पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन आप लिख सकते हैं। दो पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन, ये काम मैं आपसे छोड़ देता हूँ। इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ परपेंडिकुलर आप कैसे लिखेंगे, क्योंकि पी पॉइंट भी आपको पता है और क्यू पॉइंट भी पता है, तो दो पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन आप लिख लेना। ए वेक्टर तो इसे ही बना लेना पी पॉइंट को, बी वेक्टर की जरूरत होगी तो ये पी क्यू जो है वो बी वेक्टर बन जाएगा, पी क्यू बी वेक्टर हो जाएगा, ए वेक्टर ये होगा। आप लाइन की इक्वेशन लिख दो फटाफट। अब ये तो कंसेप्ट था फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी ऑन ए लाइन, मतलब एक पॉइंट से लाइन के ऊपर। ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, ये एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार, इसलिए ये डिस्कस किया। और एनसीईआरटी में जो दे रखा है वो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए प्लेन, प्लेन के ऊपर का दे रखा है, और वो कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया था। लेकिन एक बार और देख लेते हैं तो आपका थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। ओके, और उसमें भी यही सारी चीजें पूछता है वो। तो एक क्वेश्चन प्लेन वाला लिखा हुआ है, यही सारी चीजें इसके बारे में करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात और याद आई, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर ये क्या चीजें आप सिखा रहे हो हमें, इनका कहाँ यूज है, ये क्वेश्चंस कहाँ पर हैं। तो मैं उनको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन तुमसे पूछे जाते हैं, तो आपको ये सारी वेराइटी जब माइंड में प्रेजेंट होगी तो तभी आप उन क्वेश्चन को कर पाओगे। क्योंकि वो पर्टिकुलर इसमें आप देख सकते हो, इस क्वेश्चन में भी दो तीन तीन चार वेराइटी एक साथ जुड़ गई। जैसे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के लिए वही डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज होगा जो अभी किया था। इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ परपेंडिकुलर के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन वाला फंडा यूज होगा, दो पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन का। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का अपना है ही। इमेज के लिए मिड पॉइंट वाला फंडा यूज होगा। तो कई सारे कंसेप्ट मिक्स होके क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसी वजह से ये थोड़ी सी डिफिकल्टीज आती है। तो इन सब का
बिल्कुल पक्का इलाज यही है कि आप सारे कंसेप्ट प्रेजेंट रखो माइंड में, एकदम पक्का सब घोट के पी दो, सारे जितने भी कंसेप्ट हैं। 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन ये होगी, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ये होगी, लाइन और प्लेन के बीच की डिस्टेंस ये होगी, 1 पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस ये होगी, हर तरीके का जितनी भी वेराइटी है वही सब डिस्कस करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। ये जो 4-5 वीडियो मैंने बनाए हैं इस कैटेगरी के, इनमें सारी वेराइटी में एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर ये सब आपने बहुत अच्छे से समझ लिया ना, तो आप 3D का क्वेश्चन कभी भूल नहीं पाओगे, कर दोगे उसे। लेकिन जो बच्चे इनको हल्के में ले रहे हैं कि ये तो अभी फालतू की चीजें आ रही हैं, जब एक्सरसाइज डिस्कस होगी तब ध्यान दे लेंगे, तो उनके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है फिर। क्योंकि एक्सरसाइज में ज्यादा डिस्कस करूंगा नहीं, मैं अभी बता दूं आपको, एक्सरसाइज डिस्कस करने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। मैंने आपको सारे लॉजिक बता दिए। क्वेश्चंस में क्या होगा, लैंग्वेज अलग हो सकती है, डिजिट्स चेंज हो सकती है, बाकी वैरायटी यही रहेगी क्वेश्चन की, तो इन वैरायटी को ध्यान से समझे। खैर इसे भी हम इमेज से ही समझेंगे। एक बार हम यहाँ पर एक पिक्चर बना लेते हैं इसकी, एक डायग्राम हल्का फुल्का सा, कि जैसे ये प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर यहाँ कहीं थोड़ी सी दूरी पर एक पॉइंट पी दे रखा है आपको। इस पॉइंट से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, जो इस प्लेन को क्यू पॉइंट पर मिलता होगा। तो इस क्यू पॉइंट को तो पी का फुट बोलेंगे, और क्यू पॉइंट को हम लेट कर लेंगे एक्स वाई जेड। क्योंकि लाइन के ऊपर जो पॉइंट हम लेट करते हैं, लाइन के ऊपर वो लैम्डा की टर्म्स में लेट किया जाता है, प्लेन के ऊपर लेट करते हैं सिंपल एक्स वाई जेड। ओके, प्लेन से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। ये तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है, वो नॉर्मल वेक्टर होगा आपके पास 2i प्लस जे प्लस 3k। प्लेन से सिर्फ एक ये नॉर्मल वेक्टर की इंफॉर्मेशन मिलती है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ इस फिगर को देखने से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो पी क्यू वेक्टर है, पी क्यू वेक्टर वो पैरेलल होगा नॉर्मल वेक्टर के, दोनों पैरेलल हैं। पी क्यू वेक्टर आप लिख सकते हैं यहीं पर, पी क्यू वेक्टर क्यू में से पी घटाकर आप लिखेंगे एक्स माइनस 2i कैप प्लस वाई माइनस 3j कैप, और ये प्लस जेड माइनस 4k कैप। ओके, अब पी क्यू और नॉर्मल वेक्टर दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल की कंडीशन देखो, कितने सारे कंसेप्ट मिक्स हो जाते हैं, सिंगल कंसेप्ट का क्वेश्चन आता ही नहीं है। दो वेक्टर के पैरेलल होने की कंडीशन मिक्स हो गई यहाँ पर, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इस चैप्टर में आधी अधूरी जानकारी से आपका काम चल ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो a1/a2 जैसे x माइनस 2/2, b1/b2 y माइनस 3/1, c1/c2 z माइनस 4/3। और इस पूरी को आप लेमडा के इक्वल मान के यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू लेमडा की टर्म्स में फाइंड कर लोगे। ओके, इसे लेमडा के इक्वल मान के एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहां से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2λ+2, y की वैल्यू मिल जाएगी λ+3, और z की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3λ+4। ओके, इतनी वैल्यू आपको मिल गई। अब आप जानते हैं कि सिंस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे अब एक्स वाई जेड से ना, चलिए, पॉइंट Q लाइज ऑन प्लेन, ये प्लेन के ऊपर ही लाई करता है, इसलिए ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड इन इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्योंकि ये पॉइंट क्यू प्लेन की इक्वेशन के ऊपर ही है, इसलिए प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देते हैं। प्लेन की इक्वेशन कहाँ थी वो, अब कुछ बच्चे यहाँ पर सोच रहे होंगे प्लेन की इक्वेशन तो ये है, इसमें कहाँ एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करें जी, है ना, कुछ को आ रही होगी समस्या। तो देखिए कंसेप्ट क्या है, प्लेन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दे रखी है, कार्टेशियन में लिखो, इक्वेशन ऑफ प्लेन को कार्टेशियन में लिखो। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि इसमें अगर आपने एक वीडियो भी मिस कर दिया, या कोई क्लास आपकी मिस हो गई, तो दिक्कत होती है इस चैप्टर में। इक्वेशन ऑफ प्लेन को कार्टेशियन में लिखोगे 2x प्लस वाई प्लस 3z माइनस 26 इक्वल टू 0, ऐसे तो लिखा जाता है। आई जे के को हटाकर उनकी जगह एक्स वाई जेड कर देते हैं, आर भी खत्म हो जाता है। ये हो गई इक्वेशन ऑफ प्लेन, और इसमें रखी हमने एक्स की वैल्यू 2λ+2, 2 तो पहले से ही था,
2 लैम्डा प्लस 2, वाई की जगह वैल्यू रखेंगे हम लैम्डा प्लस 3, जेड की जगह वैल्यू रखेंगे, जेड की वैल्यू रखी जाएगी 3 लैम्डा प्लस 4 और -26 इक्वल टू 0। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, तो कैलकुलेशन कर कुरा के आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, लैम्डा की वैल्यू 1/2 आ जाएगी यहाँ से। इतनी बात समझ में आ गई। अब लैम्डा की वैल्यू आने के बाद एक्स वाई जेड पता चल जाएंगे आपको। जब आप लैम्डा की वैल्यू इसमें रख दोगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी आपको। यहाँ रखो लैम्डा की वैल्यू, देयरफॉर एक्स इक्वल टू, जैसे लैम्डा की जगह यहाँ पर आप 1/2 रखोगे तो एक्स की वैल्यू 3 मिल जाएगी। लैम्डा की जगह यहाँ भी 1/2 रखा तो वाई की वैल्यू 7/2 और इसी तरीके से जेड की वैल्यू 11/2। ये सारी वैल्यू आ गई तो पॉइंट क्यू मिल गया। अब आपको मिल गया पॉइंट क्यू। देयरफॉर पॉइंट क्यू को ही तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोला गया। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्यू बराबर 3,7/2, 11/2। तो पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट हो गए। आगे की सारी कहानी बिल्कुल सेम है। जब आपने पॉइंट क्यू फाइंड कर लिया तो इमेज फाइंड करना है। तो मैं एक बार इतना पोर्शन साफ करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिल्कुल लाइन वाले कंसेप्ट में जो एक्सप्लेन किया था ना, इमेज वगैरह फाइंड करना, परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड करना, वही सब है। तो इमेज फाइंड करने का कंसेप्ट बिल्कुल सेम वही है कि जितने ऊपर पॉइंट P होगा उतने ही नीचे P डैश होगा। Q इस P डैश का मिड पॉइंट होगा। और बिल्कुल सेम प्रोसीजर से जैसे लाइन वाले में हमने अभी अभी तो फाइंड किया 2 मिनट पहले लाइन वाले में, बिल्कुल सेम इसी तरीके से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी है। तो Q पॉइंट आपके पास आ ही गया। P और Q के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाकर आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पता चल जाएगी। या फिर आप इसमें प्लेन की पॉइंट से डिस्टेंस वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस डी अपॉन √a² प्लस b² प्लस c², वो फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस आपको पता चल जाएगी। और तीसरी बात आपसे पूछी गई इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ परपेंडिकुलर। तो जब P और Q दोनों पॉइंट आ गए तो लाइन ऑफ परपेंडिकुलर ये PQ तो हुई, इस PQ की इक्वेशन आप लिख देंगे 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन वाले कंसेप्ट से। तो देखा कितने सारे कंसेप्ट एक साथ मिक्स होते हैं। तो ये बात थी फुट ऑफ परपेंडिकुलर की। ओके, आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को। फिर हमें कुछ और दे दिए, इंटरसेक्टिंग लाइन, कोप्लेनर लाइन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वगैरह फाइंड करना। ये भी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है कंसेप्ट, इसे भी डिस्कस करते हैं। ओके, देखिए बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, सो दैट द लाइन्स दिस एंड दिस आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। जरूरी नहीं है कि कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें ही करें। देखो अगर लाइन कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में है और पैरेलल नहीं है तो डेफिनेटली वो इंटरसेक्ट करेंगी। जैसे ये बोर्ड पर मैंने दो लाइन खींची है, अगर ये पैरेलल नहीं है दोनों तो ये डेफिनेटली इंटरसेक्ट करेंगी। लेकिन जब हम 3D की बात करते हैं तो 3D में जरूरी नहीं है, जैसे मैं दूसरी लाइन इसके ऊपर से ले जाऊं, इसके ऊपर से ऐसे हवा में, आपको वीडियो में ज्यादा क्लियर हो नहीं रहा होगा, लेकिन हवा में अगर मैं ले जाऊं, एक लाइन बोर्ड के ऊपर खींच रखी है, दूसरी में हवा में ऐसे लेके जा रहा हूं, तो ये दोनों आपस में कहीं भी नहीं मिल रही है। इस टाइप की लाइन को स्क्यू लाइन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये एक ही प्लेन में हो जाए तो ये डेफिनेटली आपस में मिलेंगी। तो इंटरसेक्टिंग लाइन को हम कोप्लेनर लाइन भी बोलते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में दो तरीके से बनता है, या तो कहेगा सो दैट द लाइंस दिस एंड दिस आर इंटरसेक्टिंग लाइन, या फिर ये इंटरसेक्टिंग लाइन ना कहकर यहां वर्ड दे देगा आर कोप्लेनर लाइन। ध्यान से समझिएगा मेरे क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूं, आर कोप्लेनर लाइंस। तो दोनों एक ही बात है, दोनों में सेम फंडा आपको यूज करना है। अगर आपको इंटरसेक्टिंग प्रूव करना है या कोप्लेनर प्रूव करना है, एक ही कंसेप्ट रहेगा दोनों के लिए। फिर अगर कोप्लेनर लाइन, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है सो दैट द लाइंस आर कोप्लेनर लाइन, तो बाद में लिखा होगा एंड फाइंड, जब ये कोप्लेनर है, कोप्लेनर का मतलब दोनों एक ही प्लेन में है, तो उस प्लेन की इक्वेशन पूछेगा एंड फाइंड देयर इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम, कि जिस प्लेन में ये है
उसकी इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन में मैंने ये कंसेप्ट यूज किया था, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग टू लाइन वाले कंसेप्ट में। तो दो लाइन, इन लाइन को कंटेन करने वाले प्लेन की इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। वो यहां से था कंसेप्ट, कहेगा दोनों लाइन आपस में कोप्लेनर हैं और फिर जिस प्लेन में ये है उस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करना। ये एक क्वेश्चन हो गया। फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि कोप्लेनर लाइन या इंटरसेक्टिंग लाइन हम कैसे प्रूव करेंगे। ओके, तो उसके लिए आप एक कंसेप्ट देखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये फॉर्मूला हमने लिखा था, याद आ जाएगा आपको, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, कि अगर दो लाइन के बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी हो तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते थे, सही है ना। अब अगर दोनों लाइन कोप्लेनर हैं या दोनों लाइन आपस में मिल जाती हैं, दोनों अगर आपस में मिल जाती हैं तो बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? जब दोनों लाइन आपस में मिल जाएगी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी इसकी 0। इस स्थिति में आप यहां पर अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 लें तो इसे उधर ले जाएंगे, 0 बन जाएगा। यानी मेन कंसेप्ट क्या आया हमारे लिए कि a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 इक्वल टू 0। ओके ना, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 इक्वल टू 0। तो कोप्लेनर लाइन या इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए ये कंसेप्ट है, आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। कोप्लेनर लाइन हो या इंटरसेक्टिंग, एक ही बात होती है। मैं बार बार बोल रहा हूं इस वर्ड को, कोप्लेनर लाइन हो या इंटरसेक्टिंग लाइन हो, इंटरसेक्टिंग, ठीक है ना। तो दोनों के लिए ये कंसेप्ट आपको बता दिया मैंने। क्या करेंगे आप, b1 b2 देखेंगे, a1 a2 देखेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। अगर 0 आ जाता है आंसर तो प्रूव हो जाएगा कि लाइन कोप्लेनर है या फिर लाइन इंटरसेक्टिंग है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसा क्वेश्चन में पूछा गया, इंटरसेक्टिंग पूछा तब भी यही काम करोगे, और कोप्लेनर पूछा है तब भी आप यही काम करोगे। ओके, तो इस कंडीशन को मैं अलग से लिख देता हूं इसमें, और फिर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका कर लेते हैं, इंटरसेक्टिंग प्रूव करना। फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम, इसे तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इसका वीडियो मैंने आपको रटवा रखा है अलग से। अभी इसे बताऊंगा, फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, कि अगर ये इंटरसेक्टिंग एक बार प्रूव हो गई, जब ये इंटरसेक्टिंग प्रूव हो गई तो जिस पॉइंट पर ये मिली वो पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे उसकी बात करेंगे। तो इस वाले में सबसे पहले लिख लेते हैं हम a1 क्या है, a1 a2 b1 b2, चारों चीजें। a1 पहले वाली लाइन जिस पॉइंट से पास करती है उससे बना हुआ वेक्टर, तो पॉइंट होगा 5 7 -3, तो 5i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप, a1। a2 दूसरे वाली लाइन का पॉइंट, दूसरी लाइन ये है, 8i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, 8i प्लस 4j प्लस 5k। ओके, b1 इसका b वेक्टर 4i प्लस 4j माइनस 5k, b2 ये वाला 7i प्लस j प्लस 3k। ओके, सारा डाटा हमने यहाँ पर कलेक्ट कर लिया। अब हमें तो इस कंडीशन में वैल्यू रखनी है, मतलब हमें जरूरत पड़ेगी a1 माइनस a2 वेक्टर की। तो a1 माइनस a2 घटा के लिख दो आप, माइनस 3i कैप प्लस 3j कैप और जी माइनस 8k कैप। ओके, ये हो गया। अब जरूरत पड़ेगी b1 क्रॉस b2 वेक्टर की, दोनों वेक्टर की आप क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट आपको करानी आती है खूब अच्छे से। तो इस क्रॉस प्रोडक्ट को कराने से आपको आंसर मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा ये, तो ये b1 क्रॉस b2 आपके पास आ गया। अब हमें चाहिए a1 माइनस a2, ये जो वेक्टर है इसकी डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 के साथ। तो इसकी और इसकी डॉट प्रोडक्ट करा के देखते हैं। डॉट प्रोडक्ट कराई -51 और इसकी कराएंगे -141 आ जाएगा, और प्लस 8 की कराएंगे इतना, ठीक है ना। इन दोनों को प्लस करके -192 ही आ रहा है, तो कुल मिलाकर आंसर 0 आया। तो इस तरीके से हमने देखा जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो गई, इसलिए ये लाइन
कोप्लेनर लाइन है, या फिर ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, जो भी पूछा जाए। ओके, फंडा दोनों में सेम है। क्लियर हो गया इतना? अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना। मेन बात यह है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करें। तो जितनी भी मेथडोलॉजी लिखना पॉसिबल था उनको मैंने लिख लिख के आपको सेंड किया था हिंदी में भी कि हाँ हम कैसे करेंगे, लेकिन जिनको जो बड़ी हो जाती हैं लिखना पॉसिबल नहीं है उन्हें आप अब नोट डाउन करोगे आप अपने हाथों से। मैं बता देता हूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं दो लाइन का। तो पूरा प्रोसीजर सुनिए एक बार, उसे लिखना और उसके बाद फॉलो करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करोगे आप, कोई सी भी, सबसे पहले तो काम यही है कि दोनों इक्वेशन आपकी कार्टेशियन फॉर्म में होनी चाहिए। जिन दो लाइन को आपने इंटरसेक्टिंग लाइन प्रूव किया है, दोनों की इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में लिखोगे। अब उनमें से आप कोई सी भी एक इक्वेशन उठाओगे और उसे लैम्डा के इक्वल रख दोगे। लिख लिया? कोई सी भी एक इक्वेशन लेकर उसे लैम्डा के इक्वल रख दोगे। जैसे मैं यहाँ इक्वेशन ले लेता हूँ पहले वाली, ये पहले वाली हमने इक्वेशन लिखी और इसे आपको लैम्डा के इक्वल रख देना है। यहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू आप निकालोगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू लैम्डा की टर्म्स में आएंगी। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमें दो लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना हो तो आप उनकी इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर वही काम करने वाले हैं। इन इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्या होगा, पहली इक्वेशन से आपने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, और इन वैल्यूज को पुट करोगे आप इक्वेशन सेकंड में। ठीक है, एक इक्वेशन को लैम्डा के इक्वल रख के वहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली, उन वैल्यू को आपने सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया। सेकंड इक्वेशन थी आपके सामने एक्स माइनस 8/7, वाई माइनस 4/1, जेड माइनस 5/3। इसमें एक्स की वैल्यू आपको रखनी है 4 लैम्डा प्लस 5 माइनस 8/7। वाई की वैल्यू आपको रखनी है इसमें 4 लैम्डा प्लस 7 माइनस 4/1। और जी जेड की वैल्यू भी आप रखोगे माइनस 5 लैम्डा माइनस 3, एक माइनस 5 पहले से ही था और अपॉन 3। इस तरीके पर ये तीनों चीज इक्वल आ गई। अब क्या करना है आपको, कोई सी भी दो को, जैसे पहली और दूसरी को इक्वल रख के यहां से लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, वहां से भी आप लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। ये दोनों वैल्यू, जो लैम्डा की वैल्यू इन दोनों को, फर्स्ट और सेकंड, हाथों का इशारा समझा करो, जो वैल्यू इन दोनों से निकल के आएगी, लैम्डा की कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी निकल के, वही सेम वैल्यू इनसे भी निकल के आनी चाहिए। अगर अलग अलग आ गई इसका मतलब लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं है। ठीक है ना, आप कुछ गलत कर रहे हो। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो दोनों से जो वैल्यू आएगी वो लैम्डा की वैल्यू सेम होनी चाहिए। क्लियर हुआ आपको? तो अब इन दोनों को इक्वल रख के लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उन दोनों को इक्वल रख के भी लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं दोनों से सेम आती है कि नहीं। तो पहले हमने इन दोनों को लिया, पहली दोनों से यहाँ से अगर लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करें, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। देखो 4 लैम्डा माइनस 3 की 1 में कराएंगे 4 लैम्डा माइनस 3 ही रहेगा, उधर कराएंगे तो 28 लैम्डा प्लस 21। ओके, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है ना, अब इन दोनों को ले लेते हैं, बाद वाले जो दोनों हैं कंसीडर किया फिर से उन्हें, इन दोनों को 4, कौन सा 4 लैम्डा प्लस 3/1 इक्वल टू -5 लैम्डा माइनस 8/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, यहाँ भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा के लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर, तो यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करा के लैम्डा की वैल्यू दोनों से सेम आ रही है। तो अगर इंटरसेक्टिंग पूछा आप ये कंसेप्ट भी यूज कर सकते हो, बट फिर भी मैं श्योर नहीं हूँ कि कोई मार्क्स ना काट ले आपके। दोनों से सेम आएगी तो डेफिनेटली इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ओके, अब लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई। अब आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो चाहिए, ये जो लैम्डा की वैल्यू आई है ना वो इसमें आप पुट करें, यहां से जो एक्स वाई जेड की वैल्यू जो प्राप्त होंगी वो ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। देयरफॉर एक्स इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू यहाँ रखिए -1, यहाँ ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आई थी ना लैम्डा की टर्म्स में, वहां रखना है। -1 रखा हमने, 4 लैम्डा प्लस 5 में लैम्डा की जगह -1 रखते ही 1 आ जाएगा। y इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 7 था और लैम्डा की वैल्यू -1 रखते ही 3 आ जाएगा। z इक्वल टू -5 लैम्डा माइनस 3 था, लैम्डा की वैल्यू -1 रखते ही आंसर
2 आ जाएगा। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया ये 1,3,2। तो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा 1, 3 और 2। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चल रहे हैं, अरिहंत आप उठा के देखना, सब क्वेश्चन इसी टाइप के भरे पड़े हैं बिल्कुल। तो लाइन और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने का प्रोसीजर क्या हुआ, फिर से आप लिखना चाहें तो लिख लें। किसी भी एक लाइन को उठाकर लैम्डा के इक्वल रखोगे, वहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू लैम्डा की टर्म्स में फाइंड करोगे, फिर ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आई उन्हें सेकंड इक्वेशन में पुट करोगे। तो इस तरीके के 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, कोई से भी दो को लेकर आप लैम्डा की वैल्यू निकालें। पहले और दूसरे को ले लिया, दूसरे और तीसरे को ले लिया, यहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई। पहले और तीसरे को भी आप ले सकते थे, वहां से भी इतनी ही आएगी। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो तीनों से सेम वैल्यू आती है लैम्डा की। वो जो लैम्डा की वैल्यू है वो वापस एक्स वाई जेड में रखोगे, तो यहां से जो एक्स वाई जेड की जो वैल्यू मिली वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। क्लियर हो गया आपको? अब ये तो बात थी लाइन और प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट की। अब सॉरी, लाइन और लाइन का, एक लाइन और दूसरी लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना। अब बात करते हैं एक लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करें। वो बिल्कुल आसान है, वैसे मैं आपको बता दूं, हल्का सा हिंट दे दूं। क्या करेंगे, हम लाइन की इक्वेशन को लैम्डा के ऊपर रखेंगे, सॉरी लाइन की इक्वेशन को लैम्डा के इक्वल रखा, वहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली, इतना प्रोसीजर सेम है। फिर ये वैल्यू ले जाके प्लेन की इक्वेशन में रखोगे, वहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आते ही आपको एक्स वाई जेड मिल जाएगा। बिल्कुल आसान होता है। एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। तो प्लेन और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम ये किया करो कि लाइन और प्लेन की इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में लिखो। मैंने यहाँ जानबूझकर वेक्टर फॉर्म में लिख रखी है। कार्टेशियन में आप फटाफट लिखोगे, आती होगी आपको इक्वेशन ऑफ लाइन। कार्टेशियन में आप लिखोगे x माइनस 3/1, y माइनस 1/3 और जी z माइनस 2/-2। ये आपको आनी चाहिए, मैंने डायरेक्ट लिख दी सिर्फ यही चेक करने के लिए कि देखें आपको आती है कि नहीं। ये हो जाएगी। प्लेन की भी आप लिख दो, प्लेन की तो आसान होती है, 2x प्लस वाई प्लस 3z माइनस 12 इक्वल टू 0। अब ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी है, दोनों को सोल्व करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है दोनों इक्वेशन को सोल्व करना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बेस्ट मेथड है। क्या करो, पहली इक्वेशन को लैम्डा के बराबर रखो, वहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू आएंगे और लाके इसमें रख दो उनको। तो पहली इक्वेशन को हमने लैम्डा के इक्वल रखा और वहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी स्टार्ट की। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एक्स इक्वल टू लैम्डा प्लस 3, y इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 1 और z इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा प्लस 2, और ये पुट कर देंगे सेकंड में। तो सेकंड इक्वेशन ये है 2x यानी कि 2 लैम्डा प्लस 3 प्लस y 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 3z माइनस 2 लैम्डा प्लस 2 और माइनस 12 इक्वल टू 0। अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 2 लैम्डा प्लस 6 प्लस 3 लैम्डा प्लस 1। वैल्यू तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं, इतने समझदार तो आप हैं ही, है कि नहीं। माइनस 6 लैम्डा प्लस 6 माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू देख लो कितनी आई। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई। देयरफॉर x इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू 1 रखते ही 4 हो जाएगा, y इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू 1 रखते ही ये भी 4 हो जाएगा, और z इक्वल टू 0। जैसे लैम्डा की वैल्यू 1 रखी यहाँ पर, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया लाइन और प्लेन का। क्लियर हुआ? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो जाएगा 4, 4, 0। तो इतनी सारी बातें थी। इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, काफ़ी लेंथ हो गई वीडियो की, 45 मिनट का वीडियो बहुत हो जाता है। लेकिन ये सारे कंसेप्ट याद रखना। बस अब आपको करना क्या है कि जहां भी लिखा हो राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये वाली लाइन जहां लिखी हो, राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। और फिर दो प्लेन की इक्वेशन आपको दे रखे हो, जहां भी ऐसा मिले इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन लिखनी है,
उसे छोड़ देना आप, उस क्वेश्चन को छोड़ के आप अरिहंत के बाकी सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो जब तक मेरा नेक्स्ट वीडियो नहीं आता। आजकल वीडियो थोड़े डिले हो रहे हैं, कभी कभी एक आध दिन छूट जाता है बीच में, कुछ एक्चुअली प्रॉब्लम्स चल रही हैं अभी, ठीक है ना। तो तब तक आप इसे देखो और अरिहंत को ट्राई करना शुरू करें, जल्द ही आएगा मेरा नेक्स्ट वीडियो। हो सकता है मैं, अगर मुझे अभी टाइम मिल गया तो मैं साथ के साथ बना दूंगा, हो सकता है लेट हो जाए। तो फिलहाल तब तक आप इसे देखें, ठीक है ना। और अरिहंत को करना स्टार्ट कर दें, यहाँ तक कब कुछ बचा नहीं है, सिर्फ इस एक टॉपिक के ऊपर चीजें बची हुई हैं। लैंग्वेज अलग हो सकती हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको फंसाएंगी, लेकिन कंसेप्ट आप अगर अच्छे से माइंड में बैठे हैं ना, तो वो लैंग्वेज आप अच्छे से कवर कर लेंगे। तो इसलिए ये जितने भी वीडियो मैंने भेजे, पहले इन सबको आपने नोट तो किया होगा, उन सबको एक बार रिकैप करके तब अरिहंत उठाना। अगर आप ऐसे अरिहंत उठा लोगे तो क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे, और अगर आपके क्वेश्चन अटक गए आप आगे चलोगे ही नहीं फिर। तो पहले एक बार इन सारे कंसेप्ट को समझें, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके।